अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम सवाल है वोट का में आपको कहेंगे खुशामदीद। इलेक्शन करीब आते ही मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं और इंतखाबी उम्मीदवार वोटर्स को राम करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें भी कर रहे हैं। कराची के हल्का एन 247 की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमको नजर आ रही है, लेकिन यह हल्का दीगर कई हल्कों से मुख्तलिफ जरूर है। 2002 की बात करें, 2008 की बात करें या फिर 2013 की बात करें, इसी हल्के के अवाम ने किसी भी उम्मीदवार को दूसरा चांस नहीं दिया। और इस हल्के से 2013 में डॉक्टर आरिफ अलवी जो पीटीआई के हैं उन्होंने कामयाबी समेटी थी और एक बार फिर अब डॉक्टर आरिफ अलवी इसी हल्के से उम्मीदवार भी हैं। लेकिन इस बार इनका मुकाबला एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार से है। साबिक एमएनए और मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार मोहम्मद हुसैन मेहंदी, पाक सरजमीन पार्टी की बात करें तो फौजिया कसूरी और मुस्लिम लीग नून की बात करें तो रहनुमा और सेनेटर मुशाहिदुल्ला खान के साहबजादे डॉक्टर अफनान जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं और साबिक हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के अब्दुल अजीज मेमन भी मुखालफीन को टफ टाइम देने के लिए मैदान में मौजूद हैं। तो हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक जानिब शानदार कोठियां और सड़कें आलीशान, दूसरी तरफ सर छुपाने को भी नहीं है मकान। एन 247 में जिंदगी की छांव भी है और कड़कती धूप के नजारे भी। डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी, पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, शीनी जिना कॉलोनी जैसे पोश और पसमानदा इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक एन 250 कहलाता था। 2002 में इस हल्के में इलेक्शन हुआ तो अवाम ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार अगवानी पर अपने एतमाद का इजहार किया। 2008 इलेक्शन में एमक्यूएम की खुशबख्श शुजाअत अवाम की पसंदीदा शख्सियत करार पाकर रुकने कौमी असम्बली बनने में कामयाब हुई। 2013 का इलेक्शन आया तो एक बार फिर हल्के के अवाम ने अपनी राय तब्दील की और तब्दीली के अलंबरदार डॉक्टर आरिफ अलवी को वोट की ताकत से कौमी असम्बली का रुकन बनाया। 2018 इलेक्शन में सियासी जमातों ने इस हल्के से बड़े बड़े हैवी वेट्स को मैदान में उतारा है। तहरीके इंसाफ के आरिफ अलवी और एमक्यूएम के डॉक्टर फारूक सत्तार में भरपूर टाकरे का इम्कान है। मुत्तहिदा मजलिस अमल के मोहम्मद हुसैन मेहंदी और पीपल्स पार्टी के अब्दुल अजीज मेमन भी टफ टाइम देने के लिए मैदान में मौजूद हैं। तहरीके इंसाफ छोड़कर पाक सरजमीन पार्टी में शामिल होने वाली फौजिया कसूरी भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने सेनेटर मुशाहिदुल्ला के साहिबजादे अफनान उल्लाह को टिकट जारी किया है। अवाम किस पर अपने एतमाद का इजहार करते हैं और कामयाबी किसका मुकद्दर बनती है, इसका फैसला 25 जुलाई को होगा। बिल्कुल, फैसला 25 जुलाई को होना है। रिपोर्ट आप देख चुके हैं। इसी हल्के की सियासत पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। उन्हीं से बात करते हैं। रफत, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहूंगा, कराची का ये हल्का है एन 247, इंतहाई अहम हल्का है। गुज़िश्ता 3 इंतखाबात की अगर हम बात करें तो बड़ा ही मुख्तलिफ नतीजा सामने आया है। 2002 में जो नतीजा आया वो 2008 में नहीं आया, जो 2008 में आया वो 2013 में नहीं आया। अब की बार भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शायद मुख्तलिफ नतीजा आए। कुछ डायनामिक्स के बारे में बताइए इस हल्के की। देखें, हल्का एन 247 की डायनेमिक्स जो हैं बड़ी मुख्तलिफ हैं। अगर आप देखें इस इलाके में जो है डिफेंस सोसाइटी है, क्लिफ्टन है, बंसरूट का इलाका आता है। और अगर हम देखें कि 2002, 2008 और 2013 में बड़े मुख्तलिफ नौइयत के कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं। इस हल्के ने हमेशा एक नया कैंडिडेट मुतारिफ़ करवाया है। 2002 में जो है यहाँ से अब्दुल सत्तार अगवानी जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे। उसके बाद 2008 के इंतखाबात हुए, उसमें खुशबख्श शुजाअत जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से थे वो थी। इसके बाद 2013 के इंतखाबात हुए, उसमें आरिफ अलवी जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था वो मुंतखब हुए। और अब 2018 के इंतखाबात हैं। तो इस हवाले से इस हल्के की डायनमिक्स बड़ी मुख्तलिफ हैं। उर्दू बोलने वाले भी हैं, मेमन गुजराती भी हैं इस इलाके में, और ये इसमें पौश इलाके भी आते हैं कि जहाँ पर जो लोग इस तहरीक इंसाफ से खासे मुतासर हुए थे। एक वक्त था जब शहर में एमक्यूएम थी तो एमक्यूएम का भी दबाव भी होता था और इसके अलावा जो था तो वहाँ से वो वोट भी हासिल करते थे। तो इसकी डायनेमिक्स इस हवाले से खासी मुख्तलिफ हैं। खासा
वेरिएशन है इस हल्के के अंदर। जमात इस्लामी भी असर नफूज रखती है। बंस रोड के इलाके में कारोबारी शख्सियात हैं जिनका झुकाव उस वक्त जमात इस्लामी के साथ था, फिर वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता गया तो वो MQM के पास आ गया और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ को वोट मिलने लगे। तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि झुकाव जो है वो इस दफा हम चेंज देख रहे हैं। खासतौर पे अगर 2008 के इलेक्शन की बात करें तो मैं भी, जैसे कि आपने बताया कि चेंज रहा था झुकाव, तो इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि हर जमात ने ही तकरीबन अपना हैवी वेट इस हल्के में उतारा है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? कौन सी जमात आप देख रहे हैं कि वो मैदान मार लेगी बासानी? देखिए, इस हलके में जो NA 247 है इस मरतबा भी खासा टफ मुकाबला है। अगर ये कहें कि इसमें खासे हैवी वेट मैदान में है तो बेजना होगा। और इसमें अगर एक नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल अजीज़ मेमन हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने आरिफ अलवी को कंटिन्यू करवाया है, इसके बाद मुस्लिम लीग नून में जो मुशाहिदुल्लाह खान है सेनेटर, उनके साहबजादे जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। तो और इसके अलावा अगर हम ये देखें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने डॉक्टर फारूक सत्तार को मैदान में उतारा है। तो इसमें ये चीज़ें बड़ी अहम फैक्टर इसमें ये है कि मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अपना असर नफूज़ अब बरादरी की बुनियाद पर भी रखते हैं और वो यकीनन उसमें वोट हासिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि इस सारे मामले में जो तहरीक लब्बैक है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मजहबी जो क़ुव्वतें हैं उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेमन बिरादरी में जो है वो तहरीक लब्बैक पे ख़ासा असर रसूख भी है और झुकाव भी नज़र आता है। लेकिन अब यह है कि इस मामले में तहरीक इंसाफ अब तक ये कहती चली आई है कि इस हल्के में काम भी किया है तो काम की बुनियाद पर वो वोट हासिल करेंगे। लेकिन इस हल्के के अवाम का ये कहना है कि आरिफ अलवी ने उनसे राब्ता नहीं रखा और वो खासे नाला भी हैं, तो नताइज खासे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें वोट तकसीम होगा। PSP की फौजिया कसूरी भी हैं इसमें, तो वो ये भी वोट एक लिहाज से काटेंगे। तो इस लिहाज से किसी का जीतना इतना आसान नहीं होगा जैसा माजी में हुआ करता था। खासा टफ मुकाबला होगा, मेहनत खासी करना पड़ेगी। बड़ी शख्सियात जो पार्टी के सरबराह हैं उनका असर नफूज भी अपनी जगह पर होगा। लेकिन जो बरादरी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे उर्दू बोलने वाले, यहाँ पर गुजराती बोलने वाले, पंजाबी स्पीकिंग, चिन्हटी, तो कई ज़बानें मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग भी हैं, मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले लोग भी हैं। तो अब देखते हैं कि वोटर किस तरह से वोटर्स तक ये लोग रसाई हासिल करते हैं। आप ये कह रहे हैं बड़ा सख्त मुकाबला होने का इम्कान है। बहरहाल रफ़त आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बहरहाल अवाम किसके पलड़े में अपने वोट का वजन डालते हैं और किसको अपना नुमाइंदा बनाकर कौमी असेंबली में भेजते हैं, इसका फैसला तो बहरहाल 25 जुलाई को ही होगा। लेकिन हल्के के हालात और इंतखाबी गहमा गहमियों से आगाह करने के लिए हमारी साथी एंकर शाइस्ता इकबाल ने भी हल्के का दौरा किया है और हल्के के वोटर्स और उम्मीदवारों से उन्होंने गुफ्तगू की है, जो आप देख सकेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सवाल है वोट का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता इकबाल और सवाल है वोट का। और इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का NA 247 में। और इस हल्के की अगर हम बात करें तो क्लिफ्टन, डिफेंस, कालापुल और दीगर इलाके इस पे आते हैं। अगर इस हल्के की हम बात करें तो 2013 में यह हल्का जो हल्का बंदियों के मुताबिक 250 था और अब इसे 247 करार दिया गया है। यहाँ से बड़े बड़े नाम जो है मैदान में उतरेंगे। आरिफ अलवी साहब यहाँ से उम्मीदवार हैं, इसके अलावा आज़ाद हैसियत में जबरान नासिर साहब हैं और MMA की जानिब से मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब हैं, जबकि PSP ने यहाँ पर फौजिया कसूरी साहबा को इस मैदान में उतारा है। और अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो अब्दुल अजीज़ मेमन साहब इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो भारी मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल करता है। 2013 में तो आरिफ अलवी साहब कामयाब करार पाए थे इस हल्के से, जो कि 250 था और अब 247 है। आइए यहाँ के लोग और यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के शहरी हैं, अमीर तरीन भी हैं और गरीब तरीन भी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस बार वो वोट किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा कुरैशी है। हमजा, ये बताइए कि इस दफ़ा आप अपना वोट कास्ट करेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर, हर साल की तरह हर 5 साल बाद इस बार भी करेंगे। अच्छा, इस बार आप किसको वोट देंगे? इस बार PTI फिर से। PTI फिर से, क्यों? बस इमरान खान को काफ़ी फॉलो करते हैं, उनकी पार्टी को हम चाहते हैं कि इस बार वो प्राइम मिनिस्टर भी बने इमरान खान साहब,
तो हम पीटीआई आरिफ अलवी को फिर से देंगे इस बार। आप ये बताइए मोहम्मद अली कि इस बार आप अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और किसको देंगे? जी बिल्कुल, ये मेरा पहला वोट होगा और ये पीटीआई को जाएगा। पीटीआई को जाएगा। वजह क्या है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हम पीटीआई को वोट देंगे? जितने उन्होंने दावे की, कम से कम उन्हें एक चांस तो मिलना चाहिए उन दावों को प्रूव करने के लिए। हमने बाकी सबको तो आजमा कर देख लिया है, लेकिन इनको कभी आजमाने तो देख लेते हैं क्या काम करते हैं ये। बताइए कि ये तो मोहम्मद अली तो पीटीआई को वोट दे रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? जी मेरा वोट भी पीटीआई को ही होगा, और क्योंकि एमक्यूएम ने इतना साल रूल किया है, आपको भी पता है। हाँ। तो कराची वालों को कुछ खास कुछ उनसे मिला नहीं है, तो मेरा भी यही है कि पीटीआई को एक चांस देना चाहिए ताकि वो आगे आएँ और पब्लिक को सर्व करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमज़ा मेरा नाम है। हमज़ा, ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में आप किसको वोट डालेंगे? वेल आई हैव नॉट एक्चुअली डिसाइडेड एज येट, लेकिन कैंपेनिंग जो है, जो लग रहा है, नज़र आ रहा है कि हम लोग यहाँ बदर पे बैठे हुए हैं। पीटीआई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग कर रहा है, स्पेशली आरिफ अलवी हिमसेल्फ इज़ ऑन द स्ट्रीट्स। अभी तक और कोई हमने इधर कैंपेन चलते हुए नहीं देखी, तो इससे तो मुझे ये जाहिर हो रहा है कि आई विल बी गोइंग फॉर पीटीआई डेफिनेटली। आरिफ अलवी तो पीटीआई तो पहले भी यहाँ से कामयाब हुई थी, आरिफ अलवी साहब पहले भी कामयाब हुए थे, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई वो सब कुछ कर देगी जो पिछली गवर्नमेंट थी जिन्होंने दावे किए वो नहीं कर पाए? मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो कर देंगे जो पिछली गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी हैं, बट देयर इज़ लाइट एंड देयर इज़ होप। होप के ऊपर ये लोग जो है वोट्स हम लोग देंगे इन पार्टीज़ को जो है। बाकी डेफिनेटली पाकिस्तान का फ्यूचर एंड एवरीथिंग इन पार्टीज़ के हाथ में होता है, तो वी विल होप फॉर द बेस्ट बाय वोटिंग फॉर पीटीआई डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए आपका नाम क्या है और आप किसको वोट डालने जा रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। मैं बेसिकली इमरान खान को लाइक करता हूँ और मैं उन्हीं को वोट दूँगा। अच्छा, वोट सिर्फ लाइकिंग की वजह से? नहीं, उनकी एफर्ट भी हैं, वो काम कर रहे हैं जी। अच्छा, क्या काम किया उन्होंने? आप कह रहे काम कर रहे हैं, वो अभी तक तो उन्होंने मेरा हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, और भी वो जो अपना एक उनका एक मोटिव है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इस बार वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। क्यों दे रहे हैं? बस मेरा दिल कर रहा है, और ये मैं शायद नारी वाला हूँ, मेरा ओनर हूँ। अच्छा, आपका दिल कर रहा है तो, लेकिन इससे पहले और भी तो उम्मीदवार थे, और नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, सबको आजमा लिया। अच्छा, हाँ, अब वही बचा है। तो इस बार आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ। किस पार्टी से? क्या कह रहे हैं? किसको देंगे वोट? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ को देंगे। अच्छा, तहरीक इंसाफ को क्यों वोट देना चाह रहे हैं? अभी उसको अभी नया है, उसको आना है, और अपना पीपल्स ने कुछ नहीं किया और अपना नून वालों ने कुछ नहीं किया, अभी इसको आजमा रहे हैं हम लोग। पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, नून लीग ने भी कुछ नहीं किया, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो वो तब्दीली लेकर आएगी? इंशाल्लाह। अच्छा, किस किस्म की तब्दीली चाहते हैं आप? क्या समझते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं हो रही है और जो गवर्नमेंट थी उसने नहीं किया है, और अब इमरान खान जो है वो तब्दीली लाएंगे? तो इंशाल्लाह लोड शेडिंग का मसला है, पानी भी नहीं आ रहा है, सफाई सुथराई भी नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि ये तब्दीली आए और ये लोग खुश हो। तालीम का हिसाब भी जो है ना, स्कूल वगैरह बिल्कुल वो हिसाब किताब ही नहीं है ना जो होना चाहिए, और 70 साल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आए। बाबा, आप बताइए कि वोट किसको डालेंगे इस बार आप? वोट हाँ। किसी को नहीं देना है। क्यों? सब बेईमान है, ईमानदार कोई नहीं है, सब खजाने चोर है। गरीबों का तबाही हो गया, महंगाई आगे बढ़ के जा रहे हैं, कि उनको क्या वोट दे रहे? ये हमारी उम्र को देखो, 80 साल से मेरा उम्र ऊपर है, हमारा कोई नौकरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई किसी ज़कात कमेटी वाला ने मेरे को कुछ दिए, तो इन लोगों को मैं वोट दे दूँ? ये सब अपने पेट का और अपने जेब का चोर है। बाबा बहुत नाराज है और गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनका कहना है। दरअसल के मेरे हालात का पूछेंगे ना, तो ये अल्लाह मालिक है, मैं कचरा कुंडियों में पेटी करेट कटा करता हूँ, अपना ले वो बेचता हूँ, 10-20 रुपए पैदा करता हूँ, अपना पेट पालता हूँ। तो ये इन लोगों के लिए मैं वोट दूँ? ये लोग ये नहीं कर सकते, ज़कात कमेटी से हमारे लिए कार्ड बना रहे हैं कि ये बाबा ने नौकरी नहीं है, पेंशन नहीं है। तो आपके हल्के के उम्मीदवार ने आपके लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करते, सब उम्मीदवार वफादार है, जितने सब वफादार है, अपना जेब का चोर है, चेयरमैन है, काउंसलर है, जो भी है, सब अपना जेब का चोर है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरिफ अलवी साहब के साथ, जो कि कैंडिडेट हैं 247 NA 247, जो कि पहले 2013 में NA 250 था, और आरिफ अलवी साहब वहाँ से कामयाब करार पाए थे। आज मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है इनके मंशूर में कि लोग जो है आरिफ अलवी साहब को वोट दें। अस्सलाम वालेकुम आरिफ अलवी साहब,
आरिफ अलवी साहब, पहले आप कामयाब करार पाए थे और रिगिंग का भी इल्ज़ाम लगाया गया था। 40,000 वोटों से जीता था। जी जी बिल्कुल। तो इस वक्त आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, किस तरह से मुकाबला होगा? मैं समझता हूं कि देखो, कराची शहर के एतबार से लोगों के पास चॉइसेस बहुत कम है। एक तरफ पीपल्स पार्टी है जिसने खूब लूटा है, कराची शहर को बर्बाद किया है, कराची शहर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने दिया, बल्कि बिल्डिंगें बनने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ज़रिए इजाज़त दी, पैसा बनाया, वसाइल नहीं है, पानी नहीं है, कूड़ा करकट कोई नहीं उठाता, गंदा पानी समंदर में डाला जाता है। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ MQM थी जिसके कुछ हिस्से बकरे आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने कराची के अंदर दहशतगर्दी, हड़तालें, ये तो फ़ौज का हमारे ऊपर एहसान है और रेंजर्स का हमारे ऊपर एहसान है कि कराची पुरअमन हो गया। वरना हर साल हड़ताल करने से एक रात पहले बस मिनी बसें चलाते थे, 5 आदमियों को मारते थे, दूसरे दिन हड़ताल हो। लेकिन पहले तो MQM ने बड़ा टफ टाइम दिया था और एहतजाज पे भी बैठे थे, धरना भी दिया गया था। इस बार कौन है जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम? इस बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई टफ टाइम नहीं है। इस बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी के से सब चले गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ऐलान किया था कि मैं लड़ूंगा, वो भी चले गए। फारूक सत्तार साहब ने कहा था मैं लड़ूंगा, वो भी चले गए। मुशर्रफ साहब लड़ना चाहते थे, वो भी चले गए। उन्हें देखा कि आरिफ अलवी का मुकादमा नहीं हो सकता तो गए। अच्छा आरिफ अलवी साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, 62-63 पर अमल दरामद करवा रहे हैं और साफ और शफाफ, हम क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि जो आने वाली नस्लें हैं जब वो असम्बली में पहुँचेंगी तो साफ और शफाफ तरीके से पहुँचेंगी, ट्रांसपेरेंसी जो है वो होगी? नहीं, ये इलेक्शंस के लिए मैं चेयरमैन था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का, और मैं समझता हूँ कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या अंगूठे की बुनियाद पर लोगों को नहीं पहचाना जाएगा, जब तक साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली मगर हुकूमत नहीं तैयार थी, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं तैयार था। मगर मैं समझता हूँ कि अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह 2023 के अंदर धांधली के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे, तब फ्री एंड फेयर होगा। मगर उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जिस तरह से गरीब को पीसा जाता है, जैसे पानी यहाँ पर नहीं है शहर के अंदर, पानी 2006 से एक कतरा नहीं बढ़ा है। सीवेज का पानी, जो गटर बगीचा और ये सारी चीज़ें चलती थी, सब बंद हैं, प्लॉट बनाकर भेज दिया गया है और गटर का पानी समंदर में डालते हैं। मछलियाँ तब ख़त्म हो गई, 95% बड़ी मछली इस वजह से ख़त्म हो गई कि गंदा पानी वहाँ समंदर में जाता है। अवाम में पब्लिक है, उनसे जान लेते हैं कि वो कितनी मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका क्या नाम है? बुरहानुद्दीन। किसको वोट देंगे आप? इमरान खान को। इमरान खान को क्यों वोट देंगे? क्योंकि नया चेहरा चाहिए पाकिस्तान में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किसके वोटर हैं? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान को क्यों वोट देंगे? वो कुछ नया चेहरा नजर आए, कुछ काम करके दिखाए। अब ये कह रहे हैं कि मैं काम करके दिखाऊंगा, तो इसलिए इनको दे रहे हैं। पिछले तो इन्होंने किसी काम करके नहीं दिखाया हमें। ठीक है आरिफ अलवी साहब, यहाँ पर तो सपोर्टर हैं PTI के, आगे चलते हैं थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 247 के उम्मीदवार मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब के साथ और उनके मुकाबले में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब से जानेंगे कि वो इस बार इलेक्शन में ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि लोग उन्हें वोट दें। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? सर ये बताइएगा कि आपके साथ और बड़े बड़े कंटेस्टेंट हैं, अगर PTI की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, PSP जो कि पहली बार कंटेस्ट कर रही है इस इलेक्शन में, MA में क्या करने जा रही है ऐसा कि लोग जो है वो वोट दें आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 1983 में पहली बार काउंसलर मुंतखब हुआ, 8 साल काउंसलर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में भी और शहर भर में मैं चेयरमैन मालियाती कमेटी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे शहर को खुशनुमा बनाने के लिए गार्डन बनाए, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए और शहर को तरक्की देने के लिए बड़ी कोशिश की। इसके साथ ही मैं 252 NA 252 से जो बहादुराबाद और जमशेद रोड और शोलिया बाज़ार और मज़ार कायद पर मुश्तमिल है, मैं वहाँ से मुंतखब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने असम्बली में जाके कराची के मसाइल पर आवाज़ उठाई। कराची में उस वक्त जो कत्ल गारत गिरी थी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। कराची के मसाइल जिसमें लोड शेडिंग का मसला भी शामिल है, पानी के मसाइल भी हैं, इन तमाम मसाइल के ऊपर भरपूर आवाज़ उठाई। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम को तब्दील करने के लिए एक जद्दोजहद ज़रूर की थी। और इस मरतबा भी हम इसीलिए खड़े हुए हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो निज़ाम है वो आवाम के साथ
एक नाइंसाफ़ी का निज़ाम है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम नेमतुल्ला खान साहब की बात करें तो उस दौर में भी बहुत से पार्क बने, बहुत सारी सड़कें बनी, बहुत काम किया एमएमए ने। लेकिन एक बार फिर कराची वालों को मुश्किलात का सामना है। सड़कें नहीं बनी हुई हैं, गलियां टूटी फूटी हैं, पानी के जी बिल्कुल कचरा पड़ा हुआ है, पानी का मसला है, लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके मैनिफेस्टो में है क्या? बहरहाल कराची जो है वो हमारा शहर है और बड़ा प्यारा शहर है। हम लोगों ने यहीं जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी है और हम लोगों के सामने ये मंशूर है कि इंशाल्लाह कराची शहर को एक बार फिर जो है एक खूबसूरत शहर बनाएंगे, एक तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। ये कचरा जो पड़ा हुआ है इंशाल्लाह इसको ख़त्म करने और इसको जो है सही तरह से सफाई का निज़ाम जो है बनाएंगे, डिस्पोज़ल का निज़ाम बनाएंगे, गार्बेज डिस्पोज़ल का। इसके साथ साथ सड़कें बनाना है। इसके साथ ही इंशाल्लाह यहाँ पर जो कब्ज़े हैं पार्कों के ऊपर, दीगर चीज़ों के ऊपर, इंशाल्लाह इसको वागुजार कराएंगे और कराची शहर को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है, इस मसले को भी हल करना है। शहर में इंशाल्लाह जो है जिस तरह से नेमतुल्ला खान साहब के दौर में फ्लाईओवर बने, अंडरपासेज बने, इंशाल्लाह हम लोगों के जहन में यही बात है कि कराची के मसले को हल करने के लिए फ्लाईओवर, अंडरपासेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इसके साथ साथ मास ट्रांजिट का सिस्टम जो है जिस तरह से इस वक्त लाहौर में है, इंशाल्लाह वैसा ही और इससे अच्छा सिस्टम इंशाल्लाह कराची में बनाएंगे और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया। आपके जो वोटर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि ये क्या चाहते हैं और ये कितना आपका साथ देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सूबाई असम्बली के। ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि अब क्या हो इलेक्शन में, आपकी क्या तवक्कुआत है इलेक्शन से? तो हमारी यही तवक्कुआत हैं कि नेक और दियानतदार और ईमानदार मेंबर आने चाहिए असम्बली में, तो ही जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे दिमागों में जो चल रहा है, जो माहौल हम बनाना चाहते हैं शहर का, कराची शहर का जो हम माहौल बनाना चाहते हैं, जिस तरह से हम तरक्याती काम का सोच रहे हैं, वो कमीशन में और भत्तों में नहीं जाएगा। ईमानदार बंदा होगा, ईमानदार अगर नुमाइंदा आएगा, ईमानदार क़यादत होगी तो इस शहर में काम भी होगा और तरक्की भी होगी। आप वोटर हैं? अच्छा, इस बार आप वोट किसको डालेंगे? इस बार हम मेहनती साहब को डालेंगे और मजलिस अमल को इंशाल्लाह। मेहनती साहब को वोट डालेंगे, क्यों? मेहनती साहब एक ईमानदार शख्सियत है और मैंने जू पे खुद सुना है शेख रशीद साहब एक इतराफ़ करते हैं एमएमए के दौर में मेहनती साहब और अफगानी साहब ये दोनों हुकूमत से तनख्वाह भी नहीं लेते। ये शेख रशीद का खुद स्पीच है, मैंने सुना है और मैं इसके गवाह हूँ। और खा ईमानदार आदमी है और पाकिस्तान के लिए ईमानदार आदमी चाहिए। जैसे नेमतुल्ला खान हो गया, अब्दुल सत्तार अफगानी होगा, तो ये लोग तब्दीली आई जुमा इस्लामी लेकर आ सकती है। ठीक है, तब्दीली आएगी और मेहनती साहब पे बड़ा रिलाई कर रहे हैं। अब यहाँ पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए, इनसे बात करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? लतीफ़ खान नाम है। लतीफ़ खान जी। ये बताइए कि इस बार आप वोट किसको डालेंगे? हमारा वोट तो मजलिस अमल के लिए इंशाल्लाह होगा और मोहम्मद हुसैन मेहदी साहब और जितनी भी यहाँ की जो क़यादत यहाँ से कैंडिडेट है वो इंशाल्लाह अपने काम के हवाले से मुकम्मल मुखलिस है। मतलब आप मुतमईन हैं कि जितना काम भी हुआ है एमएमए के दौर में वो बहुत अच्छा हुआ है? इंशाल्लाह और अंदर ये भी करेंगे क्योंकि इन लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई काम हल नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे यहाँ लोग वादे करके आ जाते हैं कि हम आपको ये करके दे देंगे या इलेक्शन से पहले कुछ पाइप का और बुरियाँ सीमेंट दे के वो फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन ये लोग उसके बाद भी आवाम के दरमियान रहते हैं, लोगों का काम हम हल करेंगे। तो इसी तरह लोगों को देना चाहिए कि जो लोगों के पास वापस भी आए उनके मसाइल हल के उनके काम करें। ठीक है, मसाइल हल करें, इनके काम करें। और ये वोटर्स हैं मेहनती साहब के और ये काफ़ी मुतमईन है कि इन्होंने बहुत काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हबीबुर रहमान है, हिजरत कॉलोनी में रहता हूँ और इंशाल्लाह हम एमएमए के लिए भरपूर कोशिश करें। ये लोग नेक लोग हैं, मजहबी लोग हैं और सच्चे लोग हैं, दियानतदार लोग हैं और हम दूसरे लोगों से भी अपील करेंगे कि वो इन लोगों के हक़ में अपना वोट डालें और अपना हक़ अदा करें। इंशाल्लाह इनको मौका देंगे क्योंकि 70 साल से हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते रहे हैं और हमें धोखा देते रहे हैं। मुख्तलिफ़ नारों से हमें जो है ना धोखा दिया गया है। अब इंशाल्लाह इन लोगों को आजमाएँगे और हमारे इंशाल्लाह इनसे उम्मीद है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये लोग सही काम करेंगे और अपने वादे पूरी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपने वादे पूरे करेंगे और सही काम करेंगे और इन्होंने यही कहा है कि वो एमएमए को सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि और कौन से लोग हैं जो कि यहाँ पर सपोर्टर्स हैं एमएमए के या किसी और।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिब्रान नासिर साहब के साथ, जो कि PS111 और NA247 से उम्मीदवार हैं और 2013 में भी इन्होंने हिस्सा लिया था इलेक्शन में। इस बार 2018 में इन्होंने क्या सोचा है, क्या कुछ करने जा रहे हैं आवाम के लिए, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान। वालेकुम सलाम जी। जिब्रान, मेरा सवाल ये आपसे कि आपने 2013 में भी कंटेस्ट किया था और इस बार भी आप जो है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप, हाँ तब भी आज़ाद थे, इस बार भी आज़ाद हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक भी आज़ाद ही हो। आप क्या करने जा रहे हैं ऐसा? मैं जी वही बात करने जा रहा हूँ जो मैं 5 साल से बतौर एक्टिविस्ट करता रहा हूँ। खौफ और मसलहत से आज़ाद, अगर एक्टिविज़म की तो खौफ और मसले से आज़ाद सियासत की भी ज़रूरत है। और मैं आज़ाद इसलिए हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी जो है मेरे हल्के की आवाम हो, मुझे अपनी आवाम में अपना ज़रदारी इमरान खान और नवाज़ शरीफ मिले और मैं किसी पार्टी के मफाद के चक्कर में आके आवाम के मफाद को कुर्बानी ना दूँ, जो कि हमारी सियासी पार्टियाँ देती नज़र आती हैं। और जिस तरीके से सियासत होनी चाहिए, जो दो टोक बात होनी चाहिए, जो असली मसलों की निशानदेही होनी चाहिए, उसको उसी तरीके से किया जाए और उसके ऊपर कोई खौफ या किसी और मफाद की वजह से चुप ना रहा जाए। और जो ज़्यादती करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो कि मुल्क की रहनुमाई, मुल्क का मुस्तकबिल, पॉलिसी, कानून साजी, ये सब पार्लियामेंट्री फ्लोर से होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हक़ाइक़ पे बात की जाए, इशू से बात की जाए, पॉलिसी से बात की जाए, बगैर किसी खौफ के की जाए। ठीक है, आपने कहा बगैर किसी खौफ के। मैं कहीं पर पढ़ रही थी तो आपने कहा कि अवाम जो है वो जो वोट मांगने जाते हैं अवाम के पास, वो अपने बता देते हैं कि ये मसाइल है, ये मसाइल है, मैं उनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाऊंगा। आप इंडिविजुअल हैं, आप किस तरह से उनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाएंगे? मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब भी वन मैन पार्टी चल रहे हैं, उनसे तो कोई जाके नहीं पूछता अकेले आप क्या करेंगे। खान साहब भी कितने सालों तक वन मैन पार्टी थे, उनसे भी कोई नहीं पूछता था अकेले क्या करेंगे। ताहरुल कादरी साहब भी अकेले वन मैन पार्टी आते रहे, शेरबाज मुसारी साहब भी आते रहे इंडिपेंडेंट। कितने हमारी तारीख पढ़ी है। अगर आप में वज़न हो और आप हक़ाइक़ की बात कर रहे हो तो जो आपको टाइम पार्लियामेंट के फ्लोर पे मिलता है वो बहुत काफ़ी है। और हम तो वो हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के बाहर रहते हुए भी कोर्टों को इस्तेमाल करते हुए, स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करते हुए, मोबिलाइजेशन करते हुए, मीडिया की ताकत को, सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करते हुए एक प्रेशर ग्रुप का काम किया है और हुकूमत की जो कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं और जो बेमानियाँ हैं उनकी निशानदेही की है और उनका इलाज भी निकाला है। और राउंड वार का केस हो, जिस सूबे की रूलिंग पार्टी से बहादुर बच्चा कह रही थी, वहाँ हम बतौर शहरी तो गए थे उसकी गिरफ्तारी के लिए, वो केस आगे लेके। शारो जतोई का केस हो जिसको भगाने में बिलावल हाउस का प्रोटोकॉल ऑफिसर, और आप पटिशनर भी हैं, उससे पटिशनर भी था। इसी तरह के इलेक्ट्रिक के हवाले से पिटिशन हो कि ये टाइम ऑफ यूज़ का बिल हमें क्यों नहीं देते, चोरी क्यों करते हैं हमारे क्या कहते हैं बिल के अंदर, महंगी बिजली हमें क्यों देते हैं। या बिन कासिम पार्क की पिटिशन हो जिसके जो हम मलिक रियाज साहब को आपने हत्या कर दिया था, शहर का सबसे बड़ा पार्क, वो वापस आवाम के लिए आ गया। खतीजा सिद्दीकी का केस हो, मशाल खान का केस हो, कि देखें ये सारे वो मामलात हैं जहाँ पे सियासी पार्टियाँ हमें नज़र नहीं आती, ये बैकफुट पे चली जाती हैं। आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालना हो, एक दूसरे के ख़ानदान पे तनकीद करनी हो, एक दूसरे की ज़ातियात पे तनकीद करनी हो, तो आवाज़ बुलंद जो है सियासी पार्टियाँ दूसरे के ऊपर बात कर रही हैं। मगर जहाँ अवामी इशूज़ और मसाइल हैं वहाँ पे खामोश हैं। बिल्कुल, अवामी इशू की अगर बात करें तो कराची के अवाम सबसे ज़्यादा परेशान ये है कि पानी में असर नहीं है, उनको बिजली में असर नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, पार्क नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। तो मैं ये पढ़ रही थी ये मुहिम आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम है और आए इसका हिस्सा बने। हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पहले तो हकूक़ की फ़राहमी को यकीनी बनाना होता है और आवाम को उसके हकूक़ से आशना करना होता है। हमारा बहुत ये है कि हमारे तालीमी निसाब में हमें कभी भी सिविक एजुकेशन से आशना नहीं किया गया। आप किसी बड़े कॉलेज में भी जाएंगे तो मेरे ख़्याल में जो हमारे हकूक़ हैं बुनियादी हमारे आइन में, नौजवान उससे वाकिफ़ नहीं है। जब मुझे पता ही नहीं कि मेरी चीज़ क्या है, जो मेरी मलकियत है, अगर वो चोरी भी हो जाएगी तो मैं गम किस चीज़ का बनाऊँगा। तो एक तो बहुत बड़ी ज़्यादती हम ये करते हैं कि आवाम को बताते नहीं कि आपका हकूक़ है। दूसरा ये कि देखें सियासत करने के 3 तरीके हैं। पहला है आप पार्लियामेंट में आप लॉबी करें, आप प्यार से बात करें, पार्लियामेंटेरियन से कहें कि यार ये इंसाफ की, हक की, सच की बात है, इसका साथ दें। अगर वो ना दें तो दूसरा तरीका है डरा के बात करें, मीडिया को इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें और उस इशू को उछालें और हुकूमत की इनएफिशिएंसी को एक्सपोज करें। और तीसरा तरीका है ज़बरदस्ती, कि जब बिल्कुल दाल ना गले तो कोर्ट जाइए, पिटीशन फाइल कीजिए और ऑर्डर लेके आ जाइए, फिर अच्छे अच्छे काम करने पर। तो आपसे तो वैसे भी डरना पड़ेगा, आप लॉयर भी है। देखिए हम बात नहीं सी है कि हम तो चाहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, अक्सर लोग कहते हैं आप अकेले पार्लियामेंट में आएंगे तो अच्छा काम कैसे होगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं कोई अच्छा बिल पार्लियामेंट में पेश करूं जो आवाम के मफाद में हो और उस पर अगर पार्लियामेंट वोट ना करे तो गलती मेरी है या उन तमाम मेजॉरिटी की होगी जो आवाम के मफाद में बिल को पास नहीं करेंगे। मैं तो इनफैक्ट इस तरीके से और एक्सपोज करूँगा उनकी मुनाफकत जो सियासत में रही है कि बातें बड़ी बड़ी होती हैं मगर एंड में असूल क्या निकलता है। आज आप देख लीजिए
मैं आपसे फिर भी बात करूंगा कि हम मशाल खान को ही देख लें, कौन सी सियासी पार्टी नहीं है जो उसके बाप के साथ जाके नहीं बैठी। आज उसका बाप एबटाबाद में, हरीपुर में और पेशावर के बीच में केला कोटों के चक्कर काट रहा है। कोई साथ खड़ा है जो उसके 45 लोग छोड़ दिए जो कत्ल में मुलव्विस थे। और हम जब नौजवान के लिए बात कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी का ही नौजवान था ना। यूनिवर्सिटी से तो कोई महफूज जगह हो सकती है जहाँ कोई दहशतगर्द ने यूनिवर्सिटी के अंदर नौजवानों ने आके उसका कत्ल कर दिया, उसी के साथियों ने कत्ल किया, उसी के क्लास फेलोज ने वो कत्ल किया, और हम उन कातिलों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फुकदान देखिए कि हमारे मुल्क में ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो उसके कातिलों को सेलिब्रेट और वेलकम कर रही थी। हम किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, किस तरफ रुझान को लेके जा रहे हैं। और दूसरा, कराची की हद तक मेरे ख्याल में अब कराची को संवरने के लिए और बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसी सियासत का आगाज़ करें जो कि इस कैंपेन के बाद हमने एक पार्टी की बुनियाद भी रखनी है कि किसी को आपने कहा पार्टी की बुनियाद रखनी है। कैंपेन के बाद इलेक्शन अगर आप विन कर लेते हैं, किसी हारते हैं तब भी, तो अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? जी, अपनी पार्टी बनानी है, चूँकि एक तो ऐसी पार्टी हो जहाँ कराची किसी शहरी को आते हुए अपनी लसानियत के बारे में, अपने मज़हब के बारे में और अपने फ़िक्र के बारे में सोचना ना पड़े, ना इनसिक्योर होना पड़े। उसे पता हो इस सियासी दफ्तर के अंदर मुझसे पूछा जाएगा क्या मैं टैक्स देता हूँ, क्या मैं कोई चोरी करता हूँ, क्या मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। इन इश्यूज़ के ऊपर, मेरिट के ऊपर आप उनको लेके आएँ। मुझे खुशी है कि माशाल्लाह तमाम लसानियत और बैकग्राउंड्स के लोग और बहुत सारे पुराने पार्टी जो मौजूदा पार्टीज़ हैं उनके नाराज़ वर्कर भी यहाँ के काम करते हैं जो शायद वैसे कभी हम कलाम ना हुए हों, मगर यहाँ एक ऐसे इन्वायरमेंट में जुड़ते हैं। और हम इस तरह की सियासत को फ़रोग़ देना चाहते हैं जो कि कराची गुलदस्ता है। जब तक सबको साथ नहीं मिलाएंगे शहर तरक्की नहीं कर सकता। ये पानी का होना या ना होना ये कोई महाजर या सिंधी मसला तो नहीं है, ये तो कराची का मसला है। कचरे का उठना या ना उठना ये कोई पंजाबी बलोची मसला तो नहीं है, बलोच का पंजाबी का, ये तो बाहमी मसला है। अवामी मसाइल हैं तो अवाम को इकट्ठा करके सियासत कीजिए। हमारा तो सियासत अवाम को बांट के हो रही है। ठीक है, अवामी मसले की बात की आपने। चीफ जस्टिस साहब काफ़ी इन एक्शन है और बहुत सारे मसाइल हल भी कर रहे हैं, उनकी तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो स्पेस छोड़ रही है ना हमारी सियासत, जो स्पेस छोड़ रही है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी पार्लियामेंट, वो स्पेस फिल कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं कहा जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट तजावुज़ कर रही है, तो हम ये भी तो कहते हैं कि आपने इतना ग्राउंड कंसीड कर दिया कि मौका मिला। अगर अस्पताल साफ़ होते तो सीजे क्यों जाएगा? अगर फीसें इतनी नहीं बढ़ाई जा रही होती तो चीफ जस्टिस क्यों जा रहा होता? अगर मिसिंग पर्सन का इशू नहीं हो रहा होता तो जस्टिस सुओ मोटो क्यों ले रहे होते? हम जब अपना इनएफिशिएंसी का काम नहीं करेंगे तो दूसरे को तो मौका मिलेगा काम करने का। फिर उसको आप तजावुज़ कहते रहें, एग्रेसिव कहते रहें, जुडिशल एक्टिविज्म कहते रहें। मगर चीफ जस्टिस साहब से पहले भी रिक्वेस्ट की है, फिर भी की है, और अब उन्होंने हमारी कुछ दोस्तों ने पिटीशन फाइल की थी जिसके नतीजे में उन्होंने तस्लीम किया अपना फेलियर कि मैं अपने ही इंस्टीट्यूशन को सही करने में नाकाम रहा हूँ। कि अगर चीफ जस्टिस साहब अब जो उनके आखिरी टर्म के कुछ 6 महीने रह गए हैं, इसमें अगर वो फोकस करके इफ़ेक्टिव रिफॉर्म्स ले आएँ कि जो कोर्टों के अंदर इंसान का दम तोड़ देता है मगर उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो ये हुकूमती इदारे खुद ब खुद काम करना शुरू कर देंगे। चूँकि अगर आम इंसान मुझ जैसा पटिशन लेके जाए और कोर्ट में तारीख ना हो और इंसाफ पे इंसाफ हो तो ये हुकूमत भी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए इस निज़ाम को ठीक करें, चूँकि ज़रूरी नहीं कि जितने एग्रेसिव ये चीफ जस्टिस हैं और जितने ये एफर्ट दिखा रहे हैं उतना दूसरा आने वाला भी दिखाएगा। चूँकि सुओ मोटो तो मिजाज की बात है, कोई मैंडेटरी थोड़ी कि आपने इतने सुओ मोटो लेने ही लेने हैं। कुछ ऐसे भी जजेस आए जिन्होंने कोई नहीं लिया, पूरा टर्म गुजार के चले गए। ठीक है, आपने कहा कि चाहे इलेक्शन जीते या हारें एक सियासी पार्टी बननी है, तो फोकस क्या करेंगे? जिस तरह से कि खान साहब हैं वो कहते हैं कि नौजवानों की, यंगस्टर्स की बात करते हैं, उनको आगे लाने की बात करते हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे? देखिए, बुजुर्ग नौजवानों की बात करते हैं, नौजवान तो अपनी बात करेंगे, हम ख्यालों की बात करेंगे, हम उम्रों की बात करेंगे। तो मैं चूँकि इन चीज़ों से गुजर रहा हूँ, मैं उस दौर से गुजरा हूँ, हालिया गुजर रहा हूँ, और अभी भी देखता हूँ अपने हवाले से भी कि हमारे पास इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हम सिक्योरिटी और सेफ्टी को रहते हुए डिफेंस का पौश का इलाका है, मगर यहीं पे CVU के ऊपर जाफिर ज़ुबैरी भी कत्ल हो जाता है, ख़ैबान बदर पे शाज़िब खान भी कत्ल हो जाता है, इंतज़ार का इनकाउंटर इत्तेहाद के ऊपर हो जाता है। हम तो इस इलाके की बात करें, इसको बड़ा सिक्योर समझा जा रहा है। तो यहाँ पर कोई रईस, कोई वडेरा, कोई पुलिस वाला जिसका दिल चाहे कत्ल कर दे, हमारी क्या जान माल का वाकई तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है? उसके बाद जो हमारे पानी के मसाइल हैं या हमारे लैंड माफिया के कब्जे के मसाइल हैं, क्या हम इस बात को वाकिफ़ नहीं है कि यही टैंकर माफिया इन पार्टीज़ का डोनर भी है? इसलिए आज तक टैंकर माफिया किसी ने बात नहीं की। डिसैलिनेशन की प्लांट हो रही है, बहुत अच्छा है, मगर क्या डिसैलिनेशन प्लांट का ख्वाब बेचते बेचते जो रोज़ 10 मिलियन गैलन की चोरी प्राइवेट टैंकर माफिया करता है, 57 बिलियन 57 अरब रुपए का कारोबार है चोरी के पानी का, उससे आप नज़र हटा लेंगे। क्यों? क्योंकि 57 अरब का कोई 1 अरब किसी पार्टी का, कोई 1 अरब किसी पार्टी को जा रहा है, इन सबकी जेबें भरी जा रही हैं। इसलिए ये आज तक किसी ने पार्लियामेंट में आज तक नाम दिए कि ये है टैंकर माफिया, ये है उनके सरगर्म कारकुनान? क्या नहीं पता हमारे इदारों को? क्या नहीं पता हमारी पुलिस को? क्यों खामोश रहते हैं? क्यों नाम नहीं लेते? इलेक्ट्रिक को देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक जानबूझ के नेपरा की वायलेशन में, कानून की खिलाफ वर्जी में आपको महंगी बिजली बेच रहा है। जो गवर्नमेंट सब्सिडी आपको मिलनी चाहिए वो अपनी जेब में डाल रहा है, अरबों रुपये
रुपए की चोरी हो रही है, क्यों के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जाके क्यों नहीं खड़े होते? क्यों? कोई कमर्शियल इंटरेस्ट आपका मिलता है, आप खुद उस चोरी में कहीं ना कहीं शरीक हैं। आप लोड शेडिंग तो चला रहे हैं, लोड शेडिंग होती रहेगी, जनरेशन का मसला है, वो उसकी एक और बहस है। मगर जो बिजली आ रही है वो तो उस रेट पे आए जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है, आप अपने प्राइवेट रेट पे बेच रहे हैं उसे। बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब, थैंक यू वेरी मच।